हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो होने वाला है साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ नेशन, फिलांथ्रोपिस्ट, पॉलिटिकल लीडर और पहला डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट नेल्सन रोहिलाला मंडेला के ऊपर, जिन्होंने रेसिज्म यानी जातिवाद, काले लोगों का जो अधिकार है समाज में, वो उन लोगों को दिलवाया। 27 साल नेल्सन मंडेला जेल में थे सिर्फ इसी की वजह से। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने फाइट फॉर इक्वालिटी में बिता दी। ये भेदभाव रूल्स 1948 से 1994 तक था। तत्कालीन नेशनल पार्टी ने इसको बनाया था सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। माइनॉरिटी वाइट पीपल इसी लॉ का फायदा उठाते थे, काले लोगों के ऊपर डोमिनेट करते थे। मेजॉरिटी तो काले लोगों के पास ही था, लेकिन उन लोगों का आवाज़ दबाया जाता था। कोई भी राइट्स नहीं था इन काले लोगों के पास। एक हल्का सा प्रीव्यू दे देता हूँ एपार्थाइड लॉ के ऊपर। इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे टाइम दिया हुआ है। द वाइट्स हैड देयर वे एंड से। साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत प्रकार के जाति, ट्राइब्स के लोग रहते हैं। सबसे टॉप पे गोरे लोग थे और सबसे नीचे काले लोग। बीच में बाकी प्रजाति के लोग थे, जैसे एशियंस, इंडियंस और दूसरे मिक्स कलर के लोग। वाइट साउथ अफ्रीकन्स रूल करते थे और अच्छा जॉब भी उनको मिलता था। वाइट पीपल केप टाउन जैसे अच्छे सिटी में रहते थे, वहाँ ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स अलाउड नहीं थे। इंटररेशियल मैरिजेस वर क्रिमिनलाइज्ड। 1950 में ब्लैक साउथ अफ्रीकन वाइट साउथ अफ्रीकन के साथ मैरिज नहीं कर सकते थे। ऐसा कपल को जेल भी होता था। 1961 में इसी के कारण फैमिलीज में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। लगभग 3.5 लाख लोगों को जबरदस्ती घर से और एरिया से निकाल दिया गया था। ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स कुड नॉट ओन प्रॉपर्टी। कॉलोनाइज को हथियार बना के सेटलमेंट स्कीम्स के जरिए अच्छे ज़मीनों को जिस पे इंडस्ट्री बनाया जा सके, वैसा लैंड को ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स के पास से छीन लिया गया और उन लोगों को कम वेजेस पे लेबर बनाया गया। काले लोगों के लिए अलग अलग जगह पे होमलैंड्स बनाए गए, मतलब अलग अलग ट्राइब्स के लिए अलग अलग होमलैंड्स। उस टाइप के एरिया पे ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स घर बना सकते थे। एजुकेशन वॉज सेग्रीगेटेड। 1953 में फंड टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। इस एक्ट से ब्लैक स्टूडेंट्स का एजुकेशन सिस्टम अलग कर दिया गया। क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस छीन लिया गया। ऐसा सिस्टम बनाया गया जैसे ब्लैक पॉपुलेशन लेबर क्लास तैयार हो। अच्छे यूनिवर्सिटीज में वाइट पीपल को ट्रेन किया जाता था, वहां पे ब्लैक स्टूडेंट्स अलाउड नहीं थे। People in South Africa were classified into racial groups. 1950 में स्किन कलर के हिसाब से पॉपुलेशन को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा था। गोरे लोगों का ग्रुप वाइट्स, ब्लैक लोगों का अफ्रीकन्स, कलर लोगों का ग्रुप जैसे इंडियंस, एशियंस एंड मिक्स्ड। इसी ग्रुप के हिसाब से अलग अलग लॉ साउथ अफ्रीका में लाया गया, मतलब वाइट लोगों का ग्रुप का अलग लॉ, ब्लैक का अलग लॉ, मिक्स्ड का अलग लॉ। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज बैंड। नेशनल कांग्रेस पार्टी को उस समय का गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। उस टाइम पे नेल्सन मंडेला कांग्रेस पार्टी को लीड करते थे और इसी के कारण 1962 को उनको अरेस्ट कर लिया गया था। अनफॉर्चुनेटली कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी एपार्थाइड को सपोर्ट करते थे। इसका कारण भी था, कारण था एसेट्स। अफ्रीका में गोल्ड, डायमंड्स, ऑयल, कोल्टैन, यूरेनियम, आयरन और अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी पाया जाता है। अफ्रीका के लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, जैसे करप्शन, लालची मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, सिविल वॉर, कुछ लोकल और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी है वहाँ पे। बहुत मिलिटेंट ट्रूप्स भी रहते हैं वहाँ पे। Not all white people were for apartheid. ज़्यादातर white people इसको सपोर्ट करते थे।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस लॉ का विरोध करते थे। पार्लियामेंट में कुछ ग्रुप्स जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इसका विरोध करते थे। पुलिस ब्रूटलिटी वॉज राइफ ऑन ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स। पुलिस अपना पावर उपयोग करते थे इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर। 1960 में एक बार तो 69 लोग मर गए थे पुलिस की गोली से और बहुत सारे इंजर्ड भी हो गए थे प्रोटेस्ट के दौरान। ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स वर एक्वायर्ड टू कैरी पासेस। वाइट लोगों का एरिया में जाने के लिए ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स को एक टाइप का पासबुक कैरी करना पड़ता था उस टाइम पे। उस पासबुक में फिंगरप्रिंट्स, फोटोज और पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता था। विदाउट पास पकड़े जाने पर जेल भी होता था। ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही कठिन था। ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स वेर फोर्स्ड टू लर्न अफ्रीकान्स। ज़्यादातर ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स अफ्रीकान्स लैंग्वेज बोलते नहीं थे, लेकिन स्कूल में उन लोगों को ज़बरदस्ती सिखाया जाता था। अफ्रीकान्स वाइट लैंग्वेज है। वाइट लोगों की हिस्ट्री मतलब ब्रिटिश लोग और ब्रिटिश लोगों के फेसेस के साथ। अफ्रीकान्स कुछ डच लैंग्वेज जैसा है। रोहिलाला मंडेला का जन्म थेम्बू ट्राइब्स नाम के एक रॉयल फैमिली में हुआ था 18 जुलाई 1918 को एम्विजो, साउथ अफ्रीका में। इनके फादर ट्राइब के चीफ थे। जब वो छोटे थे तब ट्राइब के भाषण में उनको ब्रिटिश वाइट पीपल का कारनामा समझ में आया। जब उनका उम्र 7 साल का था तब स्कूल के टीचर ने उनका नाम रखा नेल्सन। बहुत ही हार्डवर्किंग और ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने एजुकेशन में ध्यान दिया, नेशन और ब्लैक पीपल के लिए कुछ करने के लिए। लेकिन उस समय ज्यादातर ब्रिटिश स्टडीज पढ़ाया जाता था क्योंकि वाइट पीपल को पहला प्रेफरेंस दिया जाता था। उनको ये चीज पसंद नहीं था क्योंकि स्कूल में उन लोगों को अपने हिस्ट्री, अपने कल्चर के बारे में पढ़ाया नहीं जाता था। स्कूल टाइम से ही वो इसके खिलाफ कैंपेन चलाना सीख गए थे। कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में भी वो थे। स्टूडेंट्स उनको फॉलो करते थे। 1943 में मंडेला ने ANC पार्टी ज्वाइन किया और यहां से ही उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ। उस टाइम पे वोटिंग राइट्स भी नहीं थे ब्लैक स्किन कलर के पास। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी यही सब फेस करना पड़ता था ब्लैक पीपल को। मेजॉरिटी में ब्लैक पॉपुलेशन था लेकिन एलिट का दरवाजा व्हाइट स्किन कलर के लोगों के पास ही खुलता था। मंडेला गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे अहिंसावादी के कारण। इंडिया उनको अच्छा लगता था। जैसे इंडिया ने आज़ादी हासिल की थी, उनको ये बहुत इंस्पायर्ड करता था। 1944 में उन्होंने यूथ लीग एस्टैब्लिश किया। ANC पार्टी और मंडेला ने ये ठान लिया था कि व्हाइट सुप्रीमेसी को खत्म कर देंगे, इक्वल राइट्स होगा सबके लिए। उनके प्रोटेस्ट और उनके स्पीच के वजह से वो फेमस हो रहे थे। इसीलिए ANC ने मंडेला को ट्रांसवाल ब्रांच का प्रेसिडेंट बना दिया था। 1952 में डिफेंस कैंपेन और 1955 कांग्रेस ऑफ द पीपल के आंदोलन में व्हाइट पीपल ने मंडेला का रोल को नोटिस किया। बहुत भयंकर आंदोलन किया था ब्लैक पीपल ने। ब्रिटिशर्स का अटेंशन मंडेला के इस पावरफुल बॉयकॉट पर गया। ज्यादातर गोरे लोग मंडेला को नापसंद करने लगे। इसी के वजह से 1956 में उनको अरेस्ट कर लिया गया था 5 साल के लिए। 1961 में जेल से निकलने के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी और उनके फेलो मेंबर्स के साथ मिलकर फिर से प्रोटेस्ट करने लगे। फिर नेल्सन ने SACP के साथ मिलकर मिलिट्री विंग्स को तैयार किया, स्पीयर ऑफ द नेशन। इस मिलिट्री विंग ने कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में बॉम्बिंग भी किया था, लेकिन सीरियस कोई थ्रेट नहीं था स्टेट को इससे। 1962 में मंडेला और ANC के कुछ लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया स्टेट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के कारण। इस बार इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाया गया। अगले 27 साल वो जेल में थे।
इसमें से पहले के 18 साल उन्होंने रॉबिन आइलैंड नाम के एक जेल में बिताया था। यहाँ पे जेल के गार्ड्स काले रंग के लोगों के ऊपर बहुत टॉर्चर करते थे। यहाँ पे हजारों के तादाद में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी रखा जाता था। जेल में काम करते करते धीरे धीरे मंडेला का टीयर ग्लैंड खराब हो गया था। यहाँ पे प्रिजनर्स के बीच में वो फेमस होने लगे, क्योंकि यहाँ पे भी वो आवाज़ उठाते थे उन लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ। मंडेला ने यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे सबको एकजुट किया, यूनिटी बनाया। सब लोग आपस में अपने नॉलेज स्किल्स शेयर करने लगे, डिबेट करने लगे सोशल टॉपिक के ऊपर। जो वाइट गार्ड्स इन काले लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे उन सबको भी धीरे धीरे मंडेला के फाइट फॉर इक्वालिटी का नीति अच्छा लगने लगा। पॉपुलैरिटी के चलते 1982 में नेल्सन मंडेला और एएनसी पार्टी के कुछ प्रिजनर्स को दूसरे जेल में ट्रांसफर किया गया। इस जेल में कमांडिंग ऑफिसर के साथ मंडेला का अच्छा संबंध हुआ। यहाँ पे उनको पढ़ने और लिखने का फ्रीडम था। उनके राइटिंग्स काले लोगों के कम्युनिटी के साथ साथ दूसरे कलर के लोगों को भी अच्छे लगने लगे। 1980 पूरे साउथ अफ्रीका में जगह जगह वायलेंस शुरू हो गया था। बाहर से जो भी इन्वेस्टमेंट साउथ अफ्रीका में आता था वो बंद हो रहे थे। इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी। मार्गरेट थैचर तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और साउथ अफ्रीका के बैंक के अधिकारी सब नेल्सन को ऑफर दे रहे थे। ऑफर ये था कि वायलेंस को पॉलिटिकल टूल के हिसाब से यूज नहीं किया जाए। अगर कंट्री में वायलेंस स्टॉप हुआ तो वो लोग नेल्सन को छोड़ देंगे। उस टाइम पे नेल्सन बहुत ही बड़े पब्लिक फिगर बन चुके थे। नेल्सन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा ऐसा प्रस्ताव फिर से दिया तो एएनसी और भी ज्यादा वायलेंट हो जाएगा। इसका ऑपोजिट रिएक्शन भी हुआ। कुछ दिनों के लिए नेल्सन को बहुत ही छोटे एक शेल में रखा गया। इसको सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट भी बोला जाता है। 1988 में उनको तीसरे जेल में ट्रांसफर किया गया और यहाँ से ही समय बदला। सिचुएशन अच्छे होने लगे। यहाँ पे उनको एक अच्छा जगह, एक पर्सनल कुक दिया गया। यहाँ पे वो अपने एजुकेशन फिर से चालू किए और लॉ का बैचलर डिग्री कंप्लीट किया। इस जेल में उनको पार्टी के विजिटर्स अलाउड थे। यहाँ पे सीक्रेट कम्युनिकेशन वो विजिटर्स के साथ कर सकते थे। FWD क्लार्क ये नाम याद रखिएगा। उस समय नए नए प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। क्लार्क ने नेल्सन के साथ मीटिंग किया। फिर क्लार्क ने नेल्सन को जेल से छुड़ाया 1990 में। उसी साल नेल्सन मंडेला को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। 1991 में नेल्सन ANC पार्टी के प्रेसिडेंट बने। फिर क्लार्क और मंडेला ने मिलकर एपार्थाइड लॉ को बंद कराया 1991 में और लोगों को प्रॉमिस किया कि सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। इसी वजह से इस जोड़ी को नोबेल पीस प्राइज दिया गया 1993 में। उनका ये लंबा लड़ाई का अंत हुआ 1994 में, जब सभी रेसेस के लोगों को वोटिंग राइट्स मिले। उसी साल जनरल इलेक्शन हुआ और ANC पार्टी जीत गई और पहला ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने नेल्सन मंडेला। फिर उन्होंने नए नए ह्यूमैनिटेरियन पॉलिटिक्स बनाए ब्लैक पीपल के लाइफ को बेहतर करने के लिए। सब प्रजाति को इक्वल राइट्स दिया गया। 1999 में उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर से रिटायरमेंट ले लिया और बाकी जिंदगी शांति से बिता दिए। इसी समय उन्होंने एक फाउंडेशन भी बनाया था इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए। 2013 95 की उम्र में इस महान फ्रीडम फाइटर का डेथ हो जाता है। लेकिन अभी भी साउथ अफ्रीका डेवलप कंट्री नहीं है। ड्यू टू करप्शन, पॉलिटिशियन लोगों के करप्शन आज भी इस कंट्री को डेवलप नहीं करने दे रही है। लगभग 50% लोग आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे बिलोंग करते हैं।